हेलो जी, वेलकम टू द टीचर्स। आज की हमारी क्लास बेहद प्यारी होने वाली है और काफ़ी कुछ आज की क्लास से आप सीखने वाले हैं। इसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज का टॉपिक काफ़ी प्यारा है और आज की पीडीएफ भी काफ़ी अच्छी बनी है। आप देख सकते हैं फ़ोटोज़ के साथ काफ़ी अच्छी पीडीएफ तैयार की गई है। और जो आज का टॉपिक है पंचायती राज, यहाँ से पिछले कुछ समय से हरियाणा में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एग्ज़ाम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसलिए आज हमने जितने भी सारे क्वेश्चन बनते हैं, मात्र 5-6 पेज की पीडीएफ है और बिल्कुल प्यारी पीडीएफ बना रखी है। इसमें कवर करने वाले हैं। आपको करना क्या है, आपको कोई भी डेटा याद नहीं करना है। अगर आप मेरी माने तो आप आज कोई भी डेटा याद नहीं करने वाले हैं। जिस प्रकार से दो दोस्त बैठ के बातें करते हैं आपस में, उस प्रकार से आज आप इस क्लास को लेने वाले हैं। ठीक है, आप ये देखेंगे हम डिस्कशन कर रहे हैं, किसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं, कोई भी डेटा आप याद नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वशासन के दो स्तर कौन कौन से होते हैं? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और नगरीय स्थानीय स्वशासन, या कहें कि शहरीय स्थानीय स्वशासन। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि जो स्थानीय स्वशासन है भारत में कितने स्तरों पे होता है? तो वो 2 स्तरों पे होता है। कौन कौन से? एक गांव और एक शहर, है ना। इनके अलावा तो कुछ नहीं है। ये तो लोग गांव में रहते हैं या फिर लोग शहर में रहते हैं, 2 ही निकाय बनते हैं, है ना। तो जो ग्रामीण है उसको हो गया ग्रामीण स्थानीय निकाय, और जो शहर में रहते हैं उनको हो गया नगरीय स्थानीय स्वशासन या निकाय। अब ये स्थानीय स्वशासन क्या होता है? जो हमारा लोकल है, जहाँ पर हम रहते हैं उस एरिया में, तो जो वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट काम करती है उसको स्थानीय स्वशासन बोलते हैं। और स्वशासन क्यों कहा है? क्योंकि इनको हम लोग ही चुनते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट चुनाव के द्वारा। ठीक है, अभी चलते हैं हम टॉपिक के अंदर, जानते हैं बिल्कुल प्यार से। बलवंत राय समिति, अगर अजीब से नाम आपको लगें तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम जस्ट डिस्कशन कर रहे हैं, आपको ये लेकर चलना है। बलवंत राय समिति जो 1957 में 57 में बनी थी, यह क्या थी? एक समिति बनती है विकास को लेकर, पंचायत को लेकर, या यूँ कहें कि जो हमारे ग्रामीण और शहरी एरिया है उस पर विचार मंथन करते हुए एक समिति बनती है 1957 में। और 2 वर्ष बाद 1959 में इस समिति की सिफारिश पर राजस्थान का एक नागौर एरिया है, वहाँ पर त्रिस्तरीय यानी कि 3 स्तरों में एक राज व्यवस्था लागू होती है। हमने राजस्थान की बात क्यों की? क्योंकि शुरुआत में यहाँ पर हुई थी, इसलिए डिस्कस कर लिया। इसके अलावा कोई भी इसका मैटर हमारी वीडियो में नहीं है। हरियाणा की बात ही करने वाले हैं, क्योंकि हम हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ से शुरू होकर यह बाद में पूरे भारत में लागू हो गई। हरियाणा में कब लागू हुई, क्या क्या है, और क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है। काफ़ी मज़ा आया, तभी मैं एक्साइटेड हूँ। ठीक है, कौन सी समिति थी? यह बलवंत राय समिति। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में राय ली 1957 या 1959 में, आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं? स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा कब मिला? जो संविधान है हमारा, जो उसमें चीज़ें हैं वो बिल्कुल वेरीफाइड है, यानी कि वो सरकार उनको मानती है। तो यह पूछ रहा है कि जो स्थानीय स्वशासन है, जो 2 हमने अभी डिस्कस किए हैं, ग्रामीण और शहरी, तो ये संविधान में कब पक्के हो गए थे? सरकार ने कब इनको वेरीफाई या ऑफिशियली कर दिया था? तो देखिए, वर्ष 1992 में, और अब क्या चल रहा है? 2024, है ना। तो लगभग 32 साल पहले संविधान में 2 संशोधन होते हैं। कौन कौन से? 73वां और 74वां। अब ये संशोधन क्या होते हैं आपको पता है, लेकिन जिस दोस्त को नहीं पता है उसके लिए आप मुझे सिर्फ 10 सेकंड का टाइम देंगे। जो हमारा संविधान है उसमें कई सारी बातें हमने लिख के 26 जनवरी 1950 को उसको लागू कर दिया। ठीक है, लेकिन टाइम बदलता है, चीज़ों की अदला बदली की ज़रूरत होती है, हेर फेर करनी होती है, तो कई सारी नई चीज़ें आती रहती हैं। तो उस संविधान में जो नई चीज़ें ऐड करते हैं उसको डायरेक्ट ऐसे ऐड नहीं करते हैं। संसद में बैठक होती है, कई सारे बिल पास होते हैं, उसके बाद उस प्रोसेस को बोलते हैं कि संविधान में संशोधन हो गया। संशोधन होता है बदलाव। तो इससे पहले 72 हो चुके थे, इसके बाद 73वां और 74वां अभी हुआ। अभी कब हुआ? अभी नहीं हुआ, मतलब कि जिस टाइम ये लागू की गई उस टाइम हुआ। 73वां और 74वां वर्ष था 1992। ठीक है, इसमें पंचायती राज और जो स्थानीय स्वशासन की हम बात कर रहे हैं, इनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया।
अब यह था क्या, इसको हम जान रहे हैं। देखिए, संविधान के जो कुल 22 भाग हैं, यानी कि जो 22 आप लेसन मान लीजिए कि एक बुक में 22 लेसन है, उसके 9वें भाग में नए उपबंध किए गए। उपबंध क्या होता है, किसी विषय के बारे में नए नियम ऐड करना, इसको उपबंध बोल देते हैं। ठीक है। और 12 अनुसूचियां हैं। अब जो 12 अनुसूचियां हैं, ये पहले 10 थी, 10 में 11वीं और 12वीं इसी में जोड़ी गई हैं। उसके बाद कोई नई अनुसूची जोड़ी भी नहीं गई है। 11वीं और 12वीं दोनों जोड़ दी गई इसी चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए, पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन के लिए। यानी कि 1992 काफ़ी इम्पोर्टेंट साल हो जाता है, यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है कि यह वेरीफाई हो चुकी है। अच्छा, त्रिस्तर कौन कौन से हैं फिर ये जो लागू किए हैं, त्रिस्तर कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला जो हमारी ग्राम पंचायत है, जो सबसे स्टार्ट का बेसिक का जो सभा कह लीजिए, या कह लीजिए कि सबसे जहाँ से स्टार्ट होता है गांव का लेवल, वहाँ से। इसके बाद पंचायत समिति, हरियाणा में इसको ब्लॉक समिति बोलते हैं, है ना, लेकिन कई जगह पंचायत समिति है और इसको पंचायत समिति के नाम से ही लिखा गया है, इसलिए हमने यहाँ पर ब्लॉक समिति न लिख के पंचायत समिति लिखा है। जब आगे इसकी हम बात करेंगे पंचायत समिति की, तो वहाँ पर हम ब्लॉक समिति भी देखने वाले हैं, इसका निक नेम है। इसके बाद जिला परिषद, तो ये तीनों को बोलते हैं त्रिस्तरीय। अगर आपके सामने अभी एक ऑप्शन या क्वेश्चन आए, क्वेश्चन ये है कि त्रिस्तरीय स्थानीय स्वशासन में से नहीं है, 3 ऑप्शन डाल देगा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, और एक डाल देगा अन्य राज्य के बारे में कि राज्य सरकार। तो वहाँ पर राज्य सरकार आप कह दें कि यह तो नहीं है भाई, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, हमने तो ग्राम पंचायत सभा, पंचायत समिति या ब्लॉक समिति और जिला परिषद को ही पढ़ा था। ठीक है, काफ़ी मज़ा आया है ना बातें करके। अभी और ऐसे प्यारे प्यारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ऐसे ही डिस्कस करते हुए चलेंगे। दिमाग पर बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, क्योंकि टॉपिक बहुत प्यारा है हमारे। अगर आप गांव से हैं तो गांव के बातें होंगी, अगर आप नगर से हैं, शहर से हैं, तो शहर की प्यारी प्यारी बातें होने वाली हैं। इसके बाद जब ये त्रिस्तरीय सिस्टम था जो लागू कर दिया गया, तो एक इंसान थे, वो बोले कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? वो बोले, वो हरियाणवी में बोले कि भाई मैं सारे हांडता हूँ, मैं सारे हांडू हूँ, तो जो जिला परिषद है इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, जो नीचे वाले ग्राम सभा और ब्लॉक समिति ये काफ़ी हैं। तो उस पर डिस्कस की गई, एक समिति बनी, हांडू से मांडू, मांडू सिंह मलिक नाम था उनका। तो बोला मैं सारा हांडू, मेरा नाम है मांडू, तो मांडू सिंह मलिक समिति बन गई। तो इन्होंने कहा कि ये मेरी बात सही है, ब्लॉक समिति तक काफ़ी है, ग्राम पंचायत तक, ब्लॉक समिति तक दोनों चीज़ें ठीक हैं, लेकिन जिला परिषद को ख़त्म कर दो। तो 1972 में इस समिति ने जिला परिषद संस्था को समाप्त कर दिया। लेकिन आप अभी कहेंगे कि सर हमने तो अभी वोट किए थे, है ना, कि जिला परिषद भी है हमारे एरिया में तो है, आपके में नहीं होगी। नहीं, अब ये है, अब हमारे एरिया में भी है, ये हरियाणा में कंप्लीट है। अब दोबारा कब आई, यही तो मज़ा है जानने का। आज आप काफ़ी सारी बातें जानने वाले हैं, जो आप अपने दोस्तों को, अपने हस्बैंड वाइफ को बताएंगे तो वो चक्कर खा कर गिर पड़ेंगे कि इतनी सारी आपके पास नॉलेज कैसे आई। तो वही है। अच्छा, जो हरियाणा में चुनाव होते हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत का हो, ब्लॉक समिति का हो, जिला परिषद का हो, या एमएलए का, हाँ चाहे एमएलए का हो, तो इन सभी के जो चुनाव हैं वो राज्य चुनाव आयोग करवाता है। मेनली हम आज बात कर रहे हैं ग्राम सभा, ब्लॉक समिति और जिला परिषद की। तो जो इसका ऑफिस है, वो ऑफिस कहाँ पे है? वो चंडीगढ़ में है। और हरियाणा में पंचायती राज संबंधी संस्थाओं का चुनाव करवाना, जी हाँ, जो तीनों संस्थाएं हमने अभी बात की हैं उनका चुनाव करवाता है राज्य चुनाव आयोग, जिसका ऑफिस चंडीगढ़ में है। और चंडीगढ़ हमारे राज्य हरियाणा की राजधानी भी है ना। ठीक है। इसके बाद प्यारा सा क्वेश्चन जो हम अभी कर रहे हैं, जहाँ पर ये सरपंच साहब हाथ कर रहे हैं कि हरियाणा में त्रिस्तरीय पंचायती राज के बारे में बताइए, उनके नाम बताइए। जी, पहला है ग्राम पंचायत, जो सबसे स्टार्टिंग का है, आरोह क्रम में बढ़ते हुए पंचायत समिति यानी कि ब्लॉक समिति है, उसके बाद जिला परिषद है ना। ठीक है, इतना हमने जान लिया। अब देखिए, हम तीनों के बारे में कुछ कुछ प्यारी प्यारी बातें जान लेंगे, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ आ जाइए। ग्राम पंचायत क्या है? सबसे निम्नतम इकाई है। निम्नतम क्या होता है? जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो सबसे नीचे वाला पार्ट निम्नतम होता है, तो सबसे निम्नतम ये इकाई है। ग्राम पंचायत मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तो ग्राम पंचायत 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी?
एक ग्राम सभा है, इसमें एक मुखिया होता है और विभिन्न वार्डों से पंच होते हैं। ठीक है, यानी कि एक सभा, एक कमेटी होती है ग्राम पंचायत। इसके बाद एक पंचायत होती है, इसमें एक मुखिया और अन्य पंच, मतलब कि वही चीज़ है लेकिन इनके काम हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले तीसरे को भी देख लेते हैं। एक न्याय पंचायत होती है जो स्थानीय समस्याओं की सुनवाई करती है, लेकिन वो जेल जैसे सज़ा को नहीं सुना सकती। अब ये कंप्लीट ग्राम पंचायत ही है, तो तीनों इसके हमने अंग देखे हैं, ये ग्राम पंचायत के ही अंग हैं। अभी अगर न्याय पंचायत की बात करें तो ये आ गया कि अगर गांव में कोई झगड़ा होता है तो उसके लिए न्याय पंचायत बन गई, अगर कोई बैठक होती है उसके लिए ग्राम सभा बन गई, और पंचायत तो है ही। इस कारण ये 3 पार्ट इसके कर दी जाते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता एक्चुअल में। साल में 2 बार ग्राम पंचायत की बैठक होना अनिवार्य है। कब कब अनिवार्य है? डेट फिक्स है, 13 अप्रैल को और 2 अक्टूबर को। ये 2 दिन ऐसे हैं। आपको एक प्यारी सी बात बता दूं, किसी को बताना मत है, हमारे बीच रखना, ठीक है। जो ये 2 डेट्स हैं इनको आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। पता है क्यों? क्योंकि जो 13 अप्रैल है उसके बाद वाला दिन क्या होता है? 14 अप्रैल। और 14 अप्रैल को होती है अंबेडकर जयंती, जिसके लिए सभी लोग, है ना, गांव में होता है ना जो करते हैं अंबेडकर जयंती पर कि एक छोटा सा आयोजन करते हैं, तो उससे एक दिन पहले कि भाई कार्यक्रम कैसे करना है, क्या क्या आयोजन होगा, तो वो हो गया 13 अप्रैल को। इसके बाद 2 अक्टूबर को होती है गांधी जयंती, है ना। इसलिए जो 13 अप्रैल है और 2 अक्टूबर है, ये 2 डेट्स आपको अभी याद हो गई कि एक तो अंबेडकर जयंती से पहले जो दिन था उसकी तैयारी के लिए, और 2 अक्टूबर को दिन के दिन ही तैयारी कर लेंगे, है ना। ठीक है, ये दोनों डेट्स आपको पता लग गई। जो पंचायत है उसमें एक मुखिया होता है और अन्य पंच होता है। ये 5 क्यों लिख दिया भाई? यहाँ पे पंच है, पंच, ठीक है, पंच होते हैं। और न्याय पंचायत स्थानीय समस्याओं की सुनवाई के लिए होती है। ये जेल वगैरह की सज़ा नहीं सुना सकती, आपस में समझौते करवा देती है। ठीक है, अभी जो पंचायत समिति है यानी कि हमारा लेवल 2 है ना, जिस प्रकार ब्लॉक समिति बोलते हैं उस प्रकार पंचायत समिति भी इसको बोल देते हैं। तो इसके बारे में बताओ थोड़ा सा। अभी बताते हैं भाई। मध्य स्तर की संस्था है, 3 संस्थाएं हैं, उसमें से मध्य में आती है पंचायत समिति। इसको ब्लॉक समिति बोलते हैं। ये लीजिए आ गया ब्लॉक समिति। काफ़ी आप जान निकलने वाली थी आपकी कि ब्लॉक समिति क्यों नहीं बोल रहे, ब्लॉक समिति बोल दिया। अब क्षेत्र समिति बोल देते हैं या आंचलिक परिषद, ये लीजिए एक नया नाम आ गया, आंचलिक परिषद भी इसको बोल देते हैं। और इसका मुखिया प्रधान होता है। हमारे यहाँ पंचायत का मुखिया सरपंच होता है, लेकिन यूपी में पंचायत का मुखिया प्रधान होता है। लेकिन यहाँ पंचायत समिति का भी यानी कि ब्लॉक समिति का मुखिया भी प्रधान होता है। और यहाँ पर एक बीडीओ होता है, बीडीओ यानी कि ब्लॉक डिवीजन ऑफिसर। हाँ, बीडीओ इसका मुख्य अधिकारी होता है। इसके बारे में इतनी सी प्यारी प्यारी बातें हमने जान ली। अब जान लेते हैं जिला परिषद के बारे में, जो इसका अपर लेवल का हो गया, जो इसका तीसरा स्टेज कह लीजिए, तीसरा आप इसका लेवल कह लीजिए, वो है यानी कि सबसे ऊपर स्वशासन में ये आता है। इसके बारे में क्या है कि एक तो ये स्थानीय स्वशासन की सबसे बड़ी संस्था है। तीनों में सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? जिला परिषद है। और इसका मुखिया सभापति होता है। जो ये वर्ड्स हैं ये हमारे लिए नए हैं क्योंकि ये सिर्फ पेपर में ही आते हैं, है ना। आम बोलचाल में तो यूज़ नहीं होता कि सभापति आ रहे हैं, नहीं होता ना ऐसा। देखिए, जितने भी हमारी ग्राम सभा थी, ब्लॉक समिति थी या जिला परिषद थी, उनमें जो मुखिया है जिला परिषद का, वह सभी सभाओं का पति है, यानी कि सभी के ऊपर है वो। ठीक है, आपको ऐसे पता लग गया। अब विकास एवं पंचायत निदेशालय है, ये इसकी हेड संस्था होती है ना। काम तो सारे विकास का ही करते हैं ये, इसलिए विकास एवं पंचायत निदेशालय इसकी शीर्ष संस्था है। और जिला और खंड स्तर पर जो जिला है वहाँ पर डीडीपीओ। बताएं डीडीपीओ क्या होता है भाई? डी से डिस्ट्रिक्ट, डी से डेवलपमेंट, पी से पंचायत, ओ से ऑफिसर। जी हाँ, बन गया डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर। और अगर डी की जगह बी आ गया, बीडीपीओ आ गया, तो क्या हो गया? ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर। जी हाँ, तो जिला स्तर पर हो गया डीडीपीओ और खंड स्तर पर हो गया बीडीपीओ। ठीक है, प्यारी प्यारी बातें हो गई। अब इसके बाद काफ़ी प्यारी बात, एक और नई बात आ गई कि जो ये पंचायत का सिस्टम हमने अभी डिस्कस किया है, तो ये कब लागू हुआ था? हमें पता है कि ये
1994 में लागू हुआ था। 73 में और 74 में संविधान संशोधन किए गए थे, उसके बाद ये लागू हुआ था, यानी कि संविधान में इसको एक रूप मिल गया था, संवैधानिक रूप मिल गया था। तो आप कहें तो उसके बारे में दो बातें कर लूँ? ठीक है, कर ही लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो देखिए, हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? देख लीजिए, वर्ष 1994 से पहले हरियाणा में क्या था? हरियाणा में पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट था। आप सभी दोस्तों को पता है कि पहले हरियाणा पंजाब का ही हिस्सा हुआ करता था। वो तो 1 नवंबर 1966 को हमारा अलग से इंडिविजुअल स्टेट बन गया है हरियाणा वालों का। पंजाब भी काफ़ी प्यारा स्टेट है, जो वहाँ पर गोल्डन टेम्पल है, काफ़ी प्यारा है ना? ठीक है, अभी बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि 1994 से पहले ग्राम पंचायत एक्ट, पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट था, जो 1952 में लागू हुआ था। इसमें क्या था भाई? इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, आप देखेंगे अभी। इसमें सरपंचों का कार्यकाल 3 वर्ष हुआ करता था। अभी कितना है बताएं? अभी 5 वर्ष है। और इसमें जो सरपंच थे उनको पंचों के द्वारा चुना जाता था। अभी तो हम डायरेक्ट वोट करते हैं ना, आप भी करते होंगे, लेकिन पहले पंच इनको चुनते थे। और एक एक पंच रिजर्व्ड कैटेगरी से या एससी से होना अनिवार्य था। अच्छा, इसके बाद फिर कब बदलाव हुआ? 1963 में इसी पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट में एक संशोधन हो गया था, जिसमें इनका कार्यकाल 5 वर्ष का कर दिया गया था। और बोले कि भाई अब पंचों आप नहीं इनको चुन सकते, अब आम आदमी भी वोट डाल सकता है। तो सीधे मतदान द्वारा चुनने का सिस्टम चालू हो गया था। कब हो गया था? 1963 में। तो ये तब से कंटिन्यू हो गया? जी नहीं। इसके बाद हरियाणा में कई सारे सीएम आते हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं पहले वाला अच्छा था। तो जब वो जाते हैं, दूसरे आते हैं, तो बोलते हैं कि नहीं नहीं ये वाला अच्छा है। तो काफ़ी ऐसे होता है। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और मुझे तो आज की क्लास काफ़ी प्यारी लग रही है यार। आपको भी अगर लगी है तो आप इसकी पीडीएफ आप इसकी ज़रूर पढ़ना, है ना? कहाँ मिलती है पीडीएफ? टेलीग्राम पे। लास्ट में डिस्कशन कर लेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। 1971 में क्या होता है? बंसीलाल आते हैं। बंसीलाल हरियाणा के तीसरे सीएम थे। बंसीलाल को विकास पुरुष बोलते हैं ना? ठीक है, बंसीलाल 1900। तो ये जब सीएम बने तो ये बोले कि भाई अब दोबारा से पंचों के द्वारा सरपंच का चुनाव किया जाएगा। ले भाई, दोबारा वही सिस्टम लागू कर दिया। लेकिन जब इनके बाद नए सीएम आते हैं और उनके बाद अगले सीएम आते हैं चौधरी देवीलाल 1978 में, तो ये बोलते हैं कि नहीं, अब दोबारा से मतदान के द्वारा यानी कि वोटिंग के द्वारा ही सरपंच का चुनाव किया जाएगा। फिर समय बीतता है। इनके बाद अगले सीएम आते हैं भजन लाल, फिर उनके बाद आते हैं दोबारा बंसी लाल, फिर आते हैं देवीलाल। फिर जब दोबारा 1991 में भजन लाल आते हैं, देखो तीनों लाल इकट्ठे हो रखे हैं ना, कैसा संयोग है ये। बंसी लाल, देवीलाल और भजन लाल, हरियाणा के ये 3 मुख्य लाल हैं जिन्होंने हरियाणा के विकास के लिए काफ़ी कार्य किए हैं, है ना? तो जब 1991 में भजन लाल आते हैं, चौधरी भजन लाल की सरकार आती है, तो ये दोबारा से सरपंचों का कार्यकाल 3 वर्ष कर देते हैं। देखा, जब स्टार्टिंग में पंजाब पंचायत अधिनियम था तो उस टाइम पे 3 वर्ष का था। फिर उसको जब बदलाव किया गया तो 5 वर्ष कर दिया गया। फिर बंसीलाल आए, 3 वर्ष कर दिया। फिर देवीलाल आए, 5 वर्ष कर दिया। और फिर भजनलाल आए, फिर से 3 वर्ष कर दिया। इतने सारी फेरबदल होती हुई दिखाई दी। अब ये फाइनली 1991 में 5 वर्ष हो गया था। लेकिन जब ये पंचायती राज अधिनियम आया 1994 में, उसके बाद से ये फिक्स हो गया, क्योंकि इससे पहले ये परमानेंट चीज़ें नहीं थी, है ना? इसके बाद संविधान में पक्का इसको ठप्पा लग गया कि अब तो ये ही होगा। मुझे लगता है कि आपको भी क्लास में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा होगा ना। काफ़ी अच्छी क्लास है यार, और पढ़ाई तो हो ही रही है। क्वेश्चन नंबर 12, पंचायती हरियाणा। जी यहाँ पर जी आपके लिए है क्योंकि आप रिस्पेक्टेड हो ना। तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 क्या था ये? इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं यार पिछली 15 मिनट से, तो इसको और जान लेते हैं। 73वें संविधान संशोधन में यानी कि 22 अप्रैल 1994 को पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। तत्कालीन मुख्यमंत्री थे चौधरी भजन लाल, और चौधरी भजन लाल ने ही 1991 में क्या किया था? 3 साल का कार्यकाल कर दिया था। लेकिन संयोग देखो, इन्हीं के कार्यकाल में ये जो अधिनियम था वो लागू हो गया कि 5 वर्ष के लिए पक्के तौर पे सरपंच बनाए जाएंगे। अब इसमें प्यारी प्यारी बातें क्या होती हैं वो जान लेते हैं। जिस प्रकार अभी एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, शिक्षा के लिए,
तो वो 2020 में आई थी और 2024 अभी एंड होने वाला है, तो वो अभी तक लागू हो ही रही है। इन बातों से क्या तात्पर्य है? कवि कहना चाह रहा है कि इन चीज़ों में टाइम लग जाता है। तो जब ये 1994 में अधिनियम आया तो सबसे पहले इसकी नियमावली आ गई, यानी कि इसके रूल्स वगैरह आए 1994 में। फिर पंचायती राज नियम आए, यानी कि इसको थोड़ा अपडेट करके इसके प्रॉपर नियम दिए गए। कब? 16 फरवरी 1995 को। पहले 94 में आए, फिर 95 में। फिर वित्त, बजट, लेखा, कर एवं कार्य नियमावली, इनके रूल्स आ गए कि बजट का कैसे करेंगे इसके तहत, और लेखा एवं वर्क है जो, या कर है जो, टैक्स वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो प्रॉपर 14 अगस्त 1996 को सरपंचों को दे दी गई। सरपंचों को और जो अधिकारी थे उन तक पहुंचा दी गई कि अब ऐसा होगा। और संविधान की जो 11वीं अनुसूची है जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत के लिए है और 12वीं अनुसूची शहरी निकाय के लिए है। तो जो 11वीं अनुसूची थी जिसमें पंचायती संस्थाओं को 29 कार्यभार सौंपे गए। जिस प्रकार अभी नई मंत्रिमंडल बनती है और उसमें विभाग देते हैं कि आपको ये मिला है, जो आपको ये कार्यभार है, तो इस अनुसूची में इन पंचायती संस्थाओं को 29 कार्यभार सौंपे गए थे। जो क्या क्या थे? जिस प्रकार ईंधन, घाट, पुल, सड़कें, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक उपचार, इस प्रकार जो जो इस लेवल पर, जो हमारा लेवल है गांव का या हमारे ब्लॉक का, इस लेवल पर ज़रूरतें होती हैं तो उनका कार्यभार इनको दे दिया गया। थी ना प्यारी प्यारी बातें। इसके बाद पंचायतों में आरक्षण का कब से सिस्टम शुरू हुआ या क्या था ये? तो जो पंचायती राज अधिनियम की धारा 9 थी उसमें इसका वर्णन है कि 33% महिलाएं, यानी कि तीसरा हिस्सा महिलाएं इसमें शामिल होना अनिवार्य है। और ये कैसे होंगी, कब कब होंगी? तो चक्रानुक्रम या चक्र के अनुसार या लॉटरी के माध्यम से बताया जाएगा कि इस बार पुरुष यहाँ पे होगा और महिलाएं यहाँ पे होंगी। ठीक है, तो पंचायती राज, और प्यारी सी पिक लगा रखिए ये ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि हमारा माइंड पिक्चर्स को जल्दी कैच करता है टेक्स्ट के मुकाबले। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2015 क्या है? जहाँ पर संशोधन आ गया वहाँ पर आप समझ जाएं कि बदलाव हुआ है। तो जो पंचायती राज अधिनियम था 1994 का, उसमें 2015 में आकर कुछ बदलाव हुए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का, इसको आप मान लीजिए। देखिए, इसके लिए कुछ नियम लागू किए गए कि 10वीं पास होना अनिवार्य है पुरुष का जो इसमें इसका हिस्सा बनना चाहता है। महिलाएं 8वीं पास हो और जो रिजर्व कैटेगरी से हैं, एससी से हैं, तो वो 5वीं पास हो, या जो अदर रिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए 5वीं पास होना अनिवार्य कर दिया गया। हरियाणा शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला दूसरा राज्य है। दूसरा है यार, इतने हमारे राज्य हैं, टोटल 28 राज्य हैं हमारे, तो उनमें से दूसरा है। कमाल की बात है। और पहला कौन है? पहला राजस्थान है। और आपको पता है कि हमारी क्लास की जो शुरुआत थी वो राजस्थान के क्वेश्चन से ही हुई थी, है ना? ठीक है। धांधली में 10 वर्ष की सज़ा मिलेगी अगर कोई चीटिंग करता है। अगर कोई यहाँ वहाँ से डीएमसी वगैरह बनवा के आता है कि मुझे चुनाव लड़ना है, मैं पास हूँ, लेकिन वो उसके पास वैलिड प्रूफ नहीं होते, तो उसको सज़ा मिलेगी। और बिजली के बिल और जो अन्य बिल होते हैं उनका भुगतान आवश्यक है, वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। ईवीएम पर वोटिंग करने वाला हरियाणा पहला राज्य है। कौन सी वोटिंग? जो हम इन चीज़ों की कर रहे हैं, पंचायती निकाय की और शहरी निकाय की, तो हरियाणा पहला है। और एक खास बात क्या है कि चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के 7 दिन के अंदर ही प्रतिनिधि को इस्तीफा देना आवश्यक होता है। तो इतनी सारी प्यारी प्यारी बातें हमने यहाँ से कर ली। अब कुछ और प्यारे क्वेश्चन हैं वो भी हम करते हुए चलेंगे। जो हमारी संस्थाएं हैं, हमारी पंचायतें हैं, इनको प्रोत्साहन राशि भी मिलती है। कौन देता है? देख लीजिए। जो अच्छा काम करेगा उसको मिलेगी ही, है ना? हरियाणा के प्रत्येक जिले की सर्वश्रेष्ठ पंचायत को प्रोत्साहन राशि मिलती है 5 लाख रुपए। पूरे डिस्ट्रिक्ट से जो सर्वश्रेष्ठ पंचायत होगी, जिसने अच्छा काम किया होगा, उसको 5 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अतिरिक्त चौधरी देवीलाल पुरस्कार रखा गया है, जिसके तहत अच्छे काम करने वाली पंचायत को 10 लाख रुपए मिलते हैं। इसके अलावा अच्छे कार्य करने के लिए प्रथम 3 जिला परिषद को 8 लाख, 5 लाख और 3 लाख रुपए मिलते हैं।
जो हम डिस्कस कर रहे थे कि जिला परिषद अब कैसे आ गई, तो जो पंचायती राज अधिनियम 1994 आया है उसके तहत इसको पक्का कर दिया गया कि त्रिस्तरीय संस्थाएं कार्य करेंगी। और पर्यावरण सुधार के लिए जो पंचायत कार्य करेगी उसको 2400 रुपये से स्टार्ट कर 8400 रुपये तक यानी कि 8400 रुपये तक मिलेंगे। मात्र 3-4 क्वेश्चन हमारे बचते हैं, उनको भी देख लेते हैं। क्लास में काफ़ी मज़ा आ रहा है यार। राज्य वित्त आयोग के बारे में बताएं। जो वित्त आयोग है जो पंचायतों को फंडिंग करते हैं, तो देखिए संविधान के आर्टिकल 243 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष पर इसका गठन का प्रावधान रखा गया है। और जो पहला ये आयोग था, प्रथम राज्य वित्त आयोग, ये 31 मई 1994 को बना था और हर 5 वर्ष के लिए होता है ये। तो 22 मई 2016 को 5वें का गठन होता है। तो ये 16 के बाद भी बन चुका है। 2020 में सितंबर के आसपास ये छठा बना था जो 2025-26 तक है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष पी राघवेंद्र राव हैं। जो अध्यक्ष की बात आती है उसको आप नए एग्ज़ाम से पहले चेक कर लिया करें, क्योंकि अध्यक्ष वगैरह तो करंट की चीज़ें होती हैं, वो चेंज होते रहते हैं, है ना। अगर हम अभी 2024 में इसको कर रहे हैं तो अगर आप 2026-27 में देख रहे हैं तो उस टाइम नया आयोग बन चुका होगा और उस टाइम ये चेंज भी हो चुके होंगे। तो ऐसे आप एक बार वेरीफाई करते हुए चलें, है ना। चलिए अब हम कर लेते हैं नगरीय स्वशासन के 2 से 3 क्वेश्चन। ये भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नगरीय स्वशासन के बारे में बता दीजिए। 74वें संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 18 विषय हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये बात है कि 18 विषय हैं। जितने दिन महाभारत का युद्ध चला था 18 दिन, है ना, क्योंकि यार इलेक्शन भी तो महाभारत ही होते हैं। तो 18 विषय हैं इसमें। नगरीय स्वशासन के कार्यों से संबंधित होती है। 2 संविधान संशोधन हुए थे। 73वां गांव के लिए, क्योंकि पहले गांव बने फिर शहर बने, है ना, और गांव से लोग शहर की तरफ जाते हैं। वैसे शहर से भी गांव की तरफ आते हैं लेकिन बेस गांव है। तो पहले 73 में, तो क्या समझे बच्चों कि पहले गांव है। 73वां संविधान संशोधन इसमें हुआ और अमेंडमेंट 74 हुआ शहर के लिए। और जो 11वीं अनुसूची है वह गांव के लिए और 12वीं है जो वह शहर के लिए है। ठीक है। और 2015 में शैक्षणिक या चारित्रिक शर्तें लागू कर दी गई, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि 10वीं पास होना आवश्यक है ना, वो बातें यहाँ पर हैं। ठीक है। हरियाणा नगर पालिका अधिनियम क्या था। नगर पालिका के लिए एक अधिनियम बना है, वह क्या है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो राज्य में नगरीय स्थानीय निकाय हैं उनके 3 भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं आओ देख लेते हैं। नगर पंचायत, ठीक है, इसको नगर पंचायत भी बोलते हैं या नगर पालिका बोलते हैं। देखिए 3 ये स्थानीय निकाय हैं। नगर पालिका पहला, दूसरा नगर परिषद और तीसरा नगर निगम। अभी बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि नगर परिषद तो ठीक है बीच में है, लेकिन नगर पालिका और नगर निगम में पहले कौन सा आता है। तो आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि आप द टीचर्स की क्लास देख रहे हैं। देखिए जो नगर पालिका है, पाला किसको पालते हैं, छोटे बच्चे को पालते हैं। तो नगर पालिका सबसे छोटी है, यहाँ की आबादी 20,000 से 3 लाख तक होती है। ठीक है। नगर पालिका पालना छोटे बच्चे के लिए होता है, छोटे बच्चे को पालते हैं। तीनों में सबसे छोटा नगर पालिका ही है, जिसकी आबादी 20,000 से 3 लाख होती है, वहाँ पर नगर पालिका बन जाती है। अभी जो आपका, अगर आप शहर से हैं तो आप बताएं आपके वहाँ नगर पालिका है, नगर परिषद है या नगर निगम है। अगर आप गांव से हैं तो गांव में ये संस्थाएं नहीं होती। गांव के बारे में हम बात कर चुके हैं ना कि ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद होती हैं। चलिए पहले हमने जान ली नगर पालिका या नगर पंचायत जिसको बोल देते हैं। इसके बाद है नगर पालिका परिषद। जिस प्रकार नगर पालिका परिषद या इसको नगर परिषद डायरेक्ट बोल देते हैं। ठीक है। जहाँ पर परिषद आ गया वह बीच की बात कर रहा है। तो 3 लाख से ऊपर वाले कहाँ जाएँ, वो यहाँ आए, लेकिन कहाँ तक, 10 लाख तक। 3 लाख से 10 लाख की आबादी वाले यहाँ पे आ जाते हैं। और यहाँ खास बात क्या है कि यहाँ सदस्य भी 3 प्रकार के होते हैं। जो निर्वाचित हैं वो 25 से लेकर 55 तक हो सकते हैं। जो मनोनीत हैं वो 3 से 5 हो सकते हैं और एक इसके पदेन होते हैं। ठीक है। इतनी सारी बातें हो गई। और इनको पार्षद बोल देते हैं, अध्यक्ष होते हैं। और यहाँ पर 50% अभी आरक्षण कर दिया है महिलाओं के लिए।
ठीक है। और अभी ग्राम पंचायतों में भी 50% आरक्षण कर दिया गया है, जो हमने 33 पढ़ा था किसके तहत, पहले वाले के तहत 1994 के तहत, उसको बढ़ाकर अभी 50% कर दिया गया है। अभी जान लेते हैं इन सब के बड़े भाई को, नगर निगम को। जो सबसे बड़ी संस्था है, सबसे बड़ी निकाय है शहरी, वह नगर निगम है। 10 लाख से ऊपर चाहे कितने भी हों तो वहाँ पर नगर निगम बन जाएगा। और इसके हेड को मेयर बोल देते हैं, मेयर या महापौर, मेयर या महापौर। जहाँ पर जैसे पंचायत के तौर पर, ग्राम के तौर पर सभापति सबसे हेड था, तो यहाँ पर महापौर है, महान है, ठीक है, इनको मेयर बोल देते हैं। और यहाँ पर 60 से 110 निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं और मनोनीत 5 से 10 हो सकते हैं। निर्वाचित होते हैं जिसके वोट होते हैं सिलेक्टेड, और मनोनीत होते हैं जिनको वोट न डाल के वैसे चुन लेते हैं, ये 5 से 10 होते हैं। अभी प्यारा सा क्वेश्चन करके क्लास हम समाप्ति की ओर लेके जाते हैं। हरियाणा में नगर निगम कितने हैं भाई बताएं, क्योंकि सबसे बड़ी संस्था नगर निगम है, इसलिए नगर निगम पर जोर दिया गया है। कुल 10 हैं। कितने हैं? 10 है ना, 10। और इसकी आबादी कितनी हो सकती है? 10 लाख से ऊपर के, ठीक है, 10 लाख से स्टार्टिंग होती है, तो 10 ही हैं कुल। ये कौन कौन से हैं? फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, हिसार, अम्बाला, यमुनानगर और पंचकुला। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखे हैं, आप इनको ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में देख लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, है ना। याद क्या, जो बड़े बड़े जिसकी आबादी ज़्यादा है उनमें नगर निगम है। अच्छा, सबसे पहला नगर निगम कौन सा बना होगा और ये कब स्टार्ट हुए? ये इसी अधिनियम के तहत स्टार्ट हुए थे। 1994 में पहला बना था फरीदाबाद, क्योंकि फरीदाबाद एरिया में सबसे छोटा है लेकिन आबादी सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, इसलिए स्टार्टिंग में फरीदाबाद को ही बना दिया गया, क्योंकि यह इंडस्ट्रियल एरिया है और आबादी यहाँ पे काफ़ी रहती है। सबसे छोटा कौन सा है भाई? सबसे छोटा है जी पंचकुला। यहाँ पर ये सबसे छोटा नगर निगम है। 10 लाख से ज़्यादा तो है, क्या पता थोड़ी सी ज़्यादा हो, है ना, ठीक है। और सबसे लेटेस्ट कौन सा है? सोनीपत। यह 1 जून 2015 को बना था, ठीक है। और 2018 के बाद से नगर निगम के जो मेयर हैं उनके चुनाव प्रत्यक्ष कर दिए गए। पहले ये प्रत्यक्ष नहीं थे, इसके बाद कर दिए गए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, वर्ष 2016-17 में हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 में संशोधन किया गया था, है ना। तो उसमें क्या जोड़ा गया था कि शैक्षणिक योग्यता, कोर्ट केस और बिजली वगैरह का बिल पेंडिंग ना हो, कोर्ट केस ना हो, और उनकी जो क्वालिफिकेशन है वह इतनी इतनी होनी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की प्यारी सी क्लास। अच्छा आप बताएं, स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि आज सिर्फ डिस्कशन करने वाले हैं, याद आपको कुछ भी नहीं रखना है। अब जब भी आप किसी ऐसी जगह बैठे हों जहाँ पर पंचायतों के बारे में या नगर निकाय के बारे में बात चल रही हो, तो अभी आपका कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा बताइए। इससे पहले आपको हो सकता है कि कई सारी बातें न पता हो, लेकिन आज आपको ऐसी बातें पता लग गई जो आप लाइफ टाइम नहीं भूलने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे आसपास की बातें हैं। और यहाँ से कई क्वेश्चन फंसते हैं, तो आपने क्लास को देख लिया। अगर आप इसकी PDF वगैरह चाहते हैं कि आपको PDF मिल जाए, तो द टीचर्स का जो टेलीग्राम ग्रुप है, कई दोस्तों को, कई स्टूडेंट्स को, कई बच्चों को नहीं मिल पाता टेलीग्राम का लिंक, लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा है तो इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे और वहाँ से आप डायरेक्ट पहुँच जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में। एक्चुअली वो ग्रुप भी नहीं, वो चैनल ही है, क्योंकि ग्रुप में क्या होता है, फ़र्क क्या है देख लीजिए। जो चैनल है वहाँ पर सिर्फ एडमिन ही मैसेज भेज सकता है, लेकिन जो ग्रुप है वहाँ पर कोई भी मैसेज भेज सकता है, जिससे डिस्टर्बेंस होती है अदर स्टूडेंट्स को। लेकिन सिर्फ एडमिन भेजेगा तो वह काम की चीज़ें भेजेगा। जिस प्रकार हम हर रात को 9 बजे एक क्विज़ करवाते हैं जिसमें स्टूडेंट काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। कुल 10 क्वेश्चन होते हैं हर सब्जेक्ट से, जिसमें वे अपना लेवल आंक लेते हैं। इसके बाद इनका निदान किया जाता है, जो आपके गलत हैं वो बताए जाते हैं कि गलत क्यों हैं, इनको गलत न करें, उनके सोल्यूशन दिए जाते हैं। और इसी प्रकार की प्यारी प्यारी PDF वहाँ पर आपको मिल जाती हैं। हो सकता है कि किसी दोस्त के लिए यह टॉपिक बिल्कुल ईजी हो, उसने कई बार कर रखा हो, और किसी के लिए यह काफ़ी हार्ड हो। तो सबके लेवल अलग अलग होते हैं। आपका कंपटीशन किसी से नहीं है सिवाय आपके खुद के। मैं तो बल्कि ये बोलता हूँ कि अगर आप जो आज हैं, आप खुद को कल को आज से बेहतर कीजिए। आप सिर्फ खुद के साथ कंपटीशन लेके चलिए कि मेरा सिर्फ मेरे खुद से कंपटीशन है। जो मैं 5 दिन पहले था, या मैं 5 दिन पहले थी, या मैं 1 महीने पहले थी,
मेरे उस कंडीशन में और मेरी आज की कंडीशन में कितना सुधार हुआ है, मैंने कितना सीखा है, कितना जाना है। और एक एक ईंट जोड़ के ही बड़े बड़े महल खड़े होते हैं। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ते रहिए। दैट टीचर्स हमेशा आपके साथ है। आपको पीडीएफ्स चाहिए तो टेलीग्राम पे आइए। आपको स्टडी से रिलेटेड कोई मटेरियल चाहिए या कोई एडवाइस चाहिए तो टेलीग्राम पे हमारे कॉन्टैक्ट्स दिए हुए हैं, आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं, कोई इशू नहीं है। आपके लिए इंस्टाग्राम पर भी पेज बना दिया गया है जिस पर कुछ दोस्त जुड़ चुके हैं। आप भी वहां आ सकते हैं, डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं और डिस्कशन कर सकते हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए हो बता सकते हैं। और ऐसे ही प्यारी प्यारी क्लासेज आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि सीडीपी की भी हमने काफ़ी प्यारी क्लास कर रखी हैं। जो टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सीडीपी काफ़ी हेल्पफुल होती है। और पॉलिटिकल साइंस की मैराथन आ चुकी है और एक प्यारी सी मैराथन हमने हिंदी की कर रखी है, जिससे बच्चे काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं। कमेंट भी करते हैं कि काफ़ी फ़ायदा हो रहा है उससे। 3 घंटे से ज़्यादा की क्लास है, वो 3 सवा 3 घंटे की क्लास हो गई है, तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसी प्रकार एक रीजनिंग की मैराथन है जो बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक से बनाई गई है, जिसमें पूरे पूरे नंबर आ जाते हैं अगर वो देख लेते हैं तो। ठीक है, आप अपनी तैयारी करते रहिए, दैट टीचर्स आपके साथ हैं। अच्छा, लाइक शेयर सब्सक्राइब का हम बीच में नहीं बोलते, मैं अब भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि जिसको अच्छा लगता है वो अपने आप कर देता है, अपने आप जुड़ जाता है, क्योंकि अच्छी चीज़ें कम ही मिलती हैं। तो ठीक है, आप पढ़ते रहें, हम यही दुआ करते हैं कि आप जल्दी सक्सेस हों और फिर हम मिठाई खाएं साथ में बैठ के, है ना। क्योंकि जिस प्रकार स्टार्टिंग में कहा था कि हम दोस्तों के तौर पर आज क्लास करेंगे, तो उसके हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।